गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार और आज हमारी पहली क्लास होने वाली है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के ऊपर। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स डीआरटी और बीआरटी दोनों ही क्लासों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो अपने रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर जरूरी है, जिनको बेसिक से समझना जरूरी है। फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसे टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो आपको बाद में परेशान न करे, तो उसके लिए आपको ये क्लास देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर बताई जाएगी बेसिक से, शुरुआत से, ताकि बाद में आपको जब फिजिक्स के बारे में पढ़ा जाए, जैसे आप अक्सर ट्यूब के बारे में पढ़ोगे, कैसेट्स के बारे में पढ़ोगे, फिल्म्स के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर आपको कोई भी डाउट वहां पर क्रिएट ना हो, उसके लिए यहाँ पर बेसिक से सारी चीज बताई जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर एक्स-रे ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे अपन। एक्स-रे ट्यूब के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे, एनोड, कैथोड, फोकसिंग कप, जो बोरोसिलिकेट ग्लास का जो इसका आवरण है, वो सभी चीजों के अंदर ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में डाउट क्रिएट करती हैं, तो उन्हीं का सॉल्यूशन ये क्लास है। ये क्लास आप जरूर से जरूर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी बेसिक से शुरुआत से पता चले कि रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको समझना काफी जरूरी है। ठीक है, बेसिक से पढ़ते हैं। देखिए बेसिक फिजिक्स क्या होती है। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स आल्सो नोन एज रेडिएशन फिजिक्स इज ए फील्ड दैट स्टडीज द फिजिक्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये नॉर्मल वाली फिजिक्स नहीं है जो 11th-12th में चलती हो, उसी से जस्ट रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको ओनली रेडिएशन से रिलेटेड ही फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, रेडिएशन से रिलेटेड फिजिक्स कैसे, मतलब जो रेडिएशन फील्ड के अंदर अपने काम में आएगी, जैसे रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन के भी टाइप्स है उनके बारे में, किस प्रकार से रेडिएशन ट्रेवल कर रही है उसके बारे में, किस प्रकार से रेडिएशन कोई भी जो चीज है, कोई भी थिंग है, ठीक है, कोई भी चीज है उस पे के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डालती है। जैसा कि आपने रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बाहर क्वेश्चन वाला साइन देखा हुआ, जिससे सावधानी बताई जाती है कि रेडिएशन से आप सावधान रहे, तो वो रेडिएशन किस प्रकार से किसी भी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकती है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएगी बेसिक से। ठीक है, जिसके अंदर फिजिक्स कौन सी है, रेडिएशन जिसके अंदर इंक्लूड हो, इट्स सोर्स, इसके सोर्स इंक्लूड हो, इंटरेक्शंस, किस प्रकार से जो रेडिएशन किसी मटेरियल से इंटरेक्ट कर रही है, टकरा रही है, उसके बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और इनके एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा। रेडिएशन की बेसिक्स क्लास है ये, सबसे पहले बेसिक फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एटम से। एटम क्या चीज होती है, एटम होती है एक स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जैसे ये पेन हो गया, ये मार्कर हो गया, इस मार्कर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको अपन आंखों से देख ही नहीं सकते, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये बना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो पार्टिकल्स की एक प्रकार से इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये मिलकर बना है, किस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से डिसाइड होती है, वो डिपेंड करता है एटम के ऊपर। ठीक है, जैसे मार्कर हो गया, नॉर्मल मार्कर हो गया, एक तो चौक हो गई, ठीक है, ये माइक हो गया, ये वॉच हो गई, स्कीन हो गई, सभी जो छोटी छोटी चीजों से जो मिलकर बना है वो होता है आपका एटम। ठीक है, अब उस एटम के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। एटम देखिए एक प्रकार से आपका इनविजिबल होता है, आप उसको देख नहीं सकते, बस इसकी इमेजिनेशन की गई है किस प्रकार से एटम्स होते होंगे, उनके अंदर इस इन प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो भी इसका एक प्रकार से न्यूक्लियस है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूड है, किस किस प्रकार से वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, उन फंक्शंस के आधार के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, ये पानी है, तो सभी होता है आपके एटम्स के बेसिस पर। ठीक है, तो उस एटम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि एटम है क्या चीज। आके देखिए एटम क्या चीज है, द एलिमेंट आर कंसिस्ट ऑफ एवरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। जितने भी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, प्लास्टिक, लोहा, ठीक है, लकड़ी, जो वाटर, सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें बोला जाता है एटम। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, एटम्स। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। एटम किनसे मिलकर बने होते हैं,
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से। देखिए डायग्राम से बताऊंगा, इसमें डायग्राम से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से एटम होते हैं, एटम के सराउंडिंग्स किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सभी चीज आपको बेसिक से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स की स्मॉलेस्ट इनविजिबल यूनिट होती है, जो अदृश्य होती है, जो प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलकर कोई भी एटम बना रहता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एनर्जी लेवल्स। देखिए न्यूक्लियस कहां पर मौजूद रहता है, न्यूक्लियस मौजूद रहेगा आपके सेंटर में, और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, जो कि किससे घिरा रहता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड से, इस प्रकार से। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां मौजूद रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है द कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एनर्जी लेवल, ये अलग अलग एनर्जी लेवल के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो आपका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना रहता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है नेचर के अंदर, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं, ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। ठीक है, जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स कैसे होंगे वो भी देखिए। बिकॉज एवरी एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जितने यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद रहेंगे उतने ही चारों तरफ क्या मौजूद रहेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स मौजूद रहते हैं उतने ही क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। जितने धनावेश रहेंगे उतने ही ऋणावेश हैं, तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, चार्ज कैंसिल हो जाएगा। चार्ज कैंसिल हो जाएगा तो एटम्स क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। आफ्टर ऑल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए जैसा कि बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, आपके प्रोटॉन्स की। ठीक है, एटम्स में कंबाइन विथ वन अनदर बाय केमिकल बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो एटम से मिलकर क्या बनता है, आपका एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल से मिलकर क्या बनती है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है आपका ऑर्गन, यही चीज होती है। सेम वैसे ही एटम दूसरे एटम से जुड़ा रहता है आपके केमिकल बॉन्ड द्वारा। ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से किस प्रकार से जुड़ा रहता है, केमिकल बॉन्ड द्वारा। तो एटम से एटम मिलकर क्या बनाएगा, आपका मॉलिक्यूल्स बनाता है। इस प्रकार से एटम से एटम मिलकर क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस मॉलिक्यूल, और वो क्या करता है, प्रोड्यूस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इस प्रकार से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, बनावट होती है। इमेजिनरी एक कंस्ट्रक्शन है, ये इमेजिनरी इसको बनाया गया है। ठीक है, देखिए बीच के अंदर, हाँ बीच में इसके स्थित क्या रहता है, ये जो बीच में जो स्थित है ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखिए यहां पर बताया गया है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जैसे अपन ने पढ़ा था अभी पहले कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। किन किन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, आपके पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, नेचर में पॉजिटिवली होते हैं। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नेचर में न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये देखिए सराउंडेड, ये क्लाउड किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर क्या मौजूद रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। देखिए चारों तरफ क्या मौजूद है, इसके इलेक्ट्रॉन। तो ये कंस्ट्रक्शन है आप किसी भी एटम की। तो एटम के बारे में आपसे पूछा जाए कि एटम क्या चीज है, तो एटम किसी भी एलिमेंट की एक स्मॉलेस्ट इनविजिबल यूनिट होती है, जिसे अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इमेजिनरी है। ठीक है, और एटम्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, एटम्स के अंदर इंक्लूड है इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स किसको घेरे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घेरे हुए रहते हैं उसके न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में आपके इंक्लूड क्या क्या चीज है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर प्रोटॉन्स की जो एक प्रकार से नेचर है वो है पॉजिटिव, और जितने आपके
न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का एक प्रकार से क्या है नेचर, एक प्रकार से न्यूट्रल है। ठीक है, एटम्स का एक प्रकार से नेचर, संपूर्ण नेचर बताया गया है कि ये न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उतने ही क्या मौजूद होते हैं यहाँ पर प्रोटॉन्स। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ऋणावेश को या धनावेश जो भी आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और संपूर्ण एटम क्या बन जाएगा आपका, संपूर्ण एटम बन जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन के बारे में, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में और बाद में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन क्या होते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम में देखा था वही से। प्रोटॉन इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। द प्रोटॉन्स अट्रैक्शन में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, अब ये क्या करता है, प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है किसको, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को, कीप देम इनटू द ऑर्बिट ऑफ द एटम। क्या रहे ये देखिए, अब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, प्रोटॉन्स कार्य करते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का, ताकि ये जो एक ऑर्बिट जो बना हुआ है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो ऐसा कैसा बना रहे हैं। तो इसका कार्य क्या हो गया, एक प्रकार से इसका कार्य हो गया इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने का कार्य। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जितने प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर मौजूद रहेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर, उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे उतने क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को भी अपन क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर इंडिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर समझ गए, एटॉमिक नंबर किनको बोलेंगे, किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, आपके एटॉमिक नंबर कहलाती है। न्यूट्रॉन्स देखिए, इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जहां पर आपके प्रोटॉन मौजूद थे उसी के साइड में क्या मौजूद थे, आपके न्यूक्लियस। तो दोनों न्यूक्लियस न्यूट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। द न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स हैव नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, नेचर में क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, जैसा कि बताया गया था पहले ही, आपको बताया था मैंने डायग्राम के अंदर कि नेचर में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। बट इट कंट्रीब्यूट टू द एटॉमिक मास, ये किसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, मास के अंदर। इसके ऊपर चार्ज नहीं है, भले ही इसके ऊपर चार्ज ना हो, लेकिन ये मास में इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो ये एटॉमिक मास के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ए न्यूट्रॉन हैज ए स्लाइटली लार्जर मास देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से क्या है, ये स्लाइटली अधिक मास रखते हैं, अधिक द्रव्यमान रखते हैं, किससे, प्रोटॉन से। इट प्ले ए की रोल इन द एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास में क्या रखते हैं, एक मुख्य भूमिका रखते हैं। एंड रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, ठीक है, तो किसी भी एटम की रेडियो एक्टिविटी भी रखने का कार्य कौन करेंगे, न्यूट्रॉन्स रखते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लोकेटेड इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल सराउंडिंग द न्यूक्लियस, और ये एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी के साथ घिरे हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द सेल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैसेल। देखिए अलग अलग एनर्जी के साथ ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद है। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के पहली एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल, इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब देखिए द सेल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैसेल, जो न्यूक्लियस के करीब रहेगी सेल उसको बोला गया है कैसेल, या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। एंड इज एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने रहते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की,
ठीक है। और सबसे मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, उस मोस्ट एनर्जी लेवल के साथ वो मौजूद किस में रहते हैं, वैलेंस बैंड में, ठीक है। वैलेंस बैंड में देखिए किस प्रकार से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके दो एनर्जी लेवल होते हैं, एक तो होता है वैलेंस बैंड ये वाला, एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये वाला वैलेंस बैंड और ये होता है इसका कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सबसे अधिक, ठीक है। यानी कि वैलेंस बैंड में यदि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, यहां पर मौजूद है कोई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के साथ वैलेंस बैंड में, तो यदि इसको हल्की सी कोई अलग से एनर्जी मिल जाए तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन का जो शेल है उस शेल को छोड़कर नेक्स्ट शेल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बारे में अपन नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे, यहाँ आपको प्रॉपर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो आप इतना याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट एनर्जी जो होती है वो कौन से शेल में होती है, वो होती है आपके वैलेंस शेल के अंदर या वैलेंस बैंड के अंदर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन ऑलवेज इन मोशन लाइक एनी मूविंग चार्ज, इट जनरेट इट्स ओवन मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक मोशन में होते हैं हमेशा ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट करते हुए रहते हैं, मोशन करते हुए रहते हैं, लाइक एनी मूविंग चार्ज, और एक मूविंग चार्ज के जैसे। इट जनरेट इट्स ओवन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वैसे वैसे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते रहते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैरी द एलिमेंट्री चार्ज व्हिच इज 1.602 × 10⁻19, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होगा 1.602 × 10⁻19 इसका आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या चीज होता है, ये अलग से आ गया आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बारे में भी मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है न्यूक्लियस के अंदर, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन्स की संख्या न्यूक्लियस के अंदर, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके बराबर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। मैंने बताया था ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। चारों तरफ शेल्स रहती है जिनके अंदर क्या मौजूद रहता है, जिनके अंदर मौजूद रहती है इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, दोनों ही चार्ज कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, जिससे क्या हो जाएगा आपका एटम न्यूट्रल। चर्चा की थी पहले अपन ने, एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर किसको इंडिकेट करता है, आपके प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या के साथ साथ किसके बराबर होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। द एटॉमिक नंबर हेल्प टू क्लियरली आइडेंटिफाई ए केमिकल एलिमेंट। जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसको इंडिकेट करता है, केमिकल एलिमेंट को इंडिकेट करता है। द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जेड से अपन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए मास नंबर। अब किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, वो देखिए एटॉमिक मास इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझे, देखिए इट इज द सम, सम मतलब जोड़ना, प्लस, ठीक है। इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतना, तथा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, आपके एक प्रकार से एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, एटॉमिक मास। इस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा इसका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ ए, ए के द्वारा क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए सिंबल देखिए इसका,
सिंबल को अपन इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा है साफ साफ। यहां पर x जो है वो इंडिकेट हो रहा है आपके किसी भी एटम से या एलिमेंट से, ठीक है। x जिसको x जो सिंबल है वो क्या है, एब्रेसिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटॉमिक इन केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है आपका, जिसे मान लीजिए हाइड्रोजन मान लीजिए, हीलियम मान लीजिए, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एलिमेंट है जो A है, इसका A जो ऊपर की साइड लगा हुआ है, जिसे आप देखोगे हाइड्रोजन 1+1 इस प्रकार से देखते हो आप, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, किसी भी साइड लगा सकते हैं। तो जो ऊपर जो आपको दिखाई देता है वो उसका होता है मास नंबर, ठीक है। वहां पर A लगा रहेगा ऊपर की साइड, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करता है आपके मास नंबर को, ठीक है। तो A यहां पर क्या किया गया है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, ये हो गया आपका मास नंबर। उसी के साथ साथ Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, ठीक है। एटॉमिक नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, Z, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। और एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ठीक है। अपन ने पहले देखा है कि जो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं नंबर ऑफ, एक प्रकार से Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इस प्रकार से सिंबल आपको देखने को इसका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी 5 नंबर के अंदर कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आ जाता है। तो उसके अंदर आपको एटम के बारे में बताना पड़ेगा, एटम का जो डायग्राम था उसके बारे में बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में बताना पड़ेगा, एटॉमिक मास के नंबर के बारे में बताना पड़ेगा, सिंबल बताना पड़ेगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, देखिए बाइंडिंग एनर्जी आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, जितने अपने रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर देख लीजिए, डार्क रूम के अंदर देख लीजिए, उनके अंदर आपको ये बाइंडिंग एनर्जी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, दिस इज द एनर्जी दैट बाइंड द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, ठीक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। न्यूक्लियस जहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद है वो चीज, ठीक है। दिस इज द एनर्जी दैट बाइंड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, सराउंडेड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, टू द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बांधे रखने वाली एनर्जी क्या कहलाती है आपकी, बाइंडिंग एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन द शेल एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। देखिए किस किस पर डिपेंड कर रही है बाइंडिंग एनर्जी, एक तो शेल पर, शेल पर किस प्रकार से, सेल पर देखिए किस प्रकार से करेगा, देखिए किस किस पर बता रहा है ये, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन द शेल, यानी कि शेल एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। ये देखिए ये है आपका एटम, इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन है इसकी एटम की, एटम के चारों तरफ है आपका एक प्रकार से, एटम के चारों तरफ ये है आपके इलेक्ट्रॉन का शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का शेल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर मौजूद है आपके इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ ही कौन सी शेल के अंदर है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब शेल के ऊपर कैसे, ये जो के शेल होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी अलग होगी, एल शेल की बाइंडिंग एनर्जी अलग होगी, एम शेल की बाइंडिंग एनर्जी अलग होगी। ये चलो के शेल, एल शेल, एम शेल सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, जैसा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है,
ठीक है, अपन ने भी पहले देख लिया। इट अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट न्यूक्लियस की तरफ होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्या है, प्रोटॉन, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर अट्रैक्ट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे ना, जो कि आपके किसके अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए, इट अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज इज देयर, क्योंकि वहां पर क्या मौजूद है, आपका पॉजिटिवली चार्ज। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, और ये अट्रैक्शन फोर्स ही क्या कहलाता है, आपका बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। इट बाइंड द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो कि क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल के अंदर बांधे रखने का कार्य करता है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी इज स्पेसिफाइड इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस बाइंडिंग एनर्जी को किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को किसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अपन रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय K, L, M, N, O, P, यहां तक इसको क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को। शेल इज क्लोज्ड टू द न्यूक्लियस, और शेल किससे क्लोज रहती है, न्यूक्लियस से। ठीक है, thus it has a high electron binding energy and the Q shell is low attraction या low electron binding energy। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो K होता है, K क्या होता है, शेल से बिल्कुल क्लोज में होता है, शेल से बिल्कुल क्लोज में होता है। ये देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई K शेल, ये L शेल, ये M शेल, इस प्रकार से शेल चलेगी, ये K L M। ठीक है, जो K शेल होगी, K शेल किससे क्लोज है, न्यूक्लियस से। ठीक है, शेल देखिए, K शेल इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, thus it has high electron binding energy। जितना क्लोज ये इससे रहेगा, उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी इसकी, उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी, बाइंडिंग एनर्जी हाई। जितना क्लोज सेल रहेगा, उतनी ही एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी, thus it has high binding energy and Q shell is low electron binding energy। और जो सबसे जो दूर रहेगा न्यूक्लियस से, ठीक है, जैसे Q वाला सबसे दूर है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे लो है। इसी का जस्ट अपोजिट आपको यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी, वो देखिए अपोजिट चीज क्या है। अपोजिट चीज यहाँ पर बताया गया है कि न्यूक्लियस से जितना पास में शेल रहेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही क्या रहेगी, अधिक। बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, उसकी उतनी ही अधिक। लेकिन इस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है, उतनी ही कम रहती है। समझ में आया? देखिए, जितना क्लोज न्यूक्लियस से कोई शेल रहेगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही अधिक रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, उतनी कम रहेगी। लेकिन जो शेल न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी लो रहेगी। लेकिन जो वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही अधिक रहेगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट आगे देखने को मिलेगा कि जब भी कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब वाले शेल से टकराता है, तो वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को तो क्या कर देगा, वो रिमूव करवा देता है। ये देखिए, ये चीज आपको आगे देखने को मिलेगी, इसको भी सिर्फ यहां देख लीजिए कि रिमूव करवा देता है। लेकिन जैसे ही एटम की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आउटर शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, आउटर शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहां पर इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अधिक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, लो है। तो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी स्टेट में आता है, तो यहां पर अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये जो यहां पर एनर्जी जो रिलीज होती है, ये एनर्जी जो रिलीज होती है, वो किसके फॉर्म में होती है, वो होती है एक्सरे के फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार से एक्सरे देखने को मिलेंगे फिर आगे। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, कि जितना आपका एक प्रकार से एटॉमिक नंबर रहेगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, नंबर एटॉमिक नंबर के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, डिस्टेंस फ्रॉम आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, कि न्यूक्लियस से कितनी दूर पर कोई शेल मौजूद है। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। ठीक है, इसका रीजन मैंने बता दिया है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज होती है, बेसिक के अंदर एटम्स के अंदर अपन ने पढ़ लिया, एटम पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, ठीक है, प्रोटॉन पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, सच एज सनलाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे एंड गामा रेज, व्हिच इज कंटेन ए ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन है जो एक प्रकार से ना तो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा न मैग्नेटिक द्वारा, दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होती। जैसे सन से रेज आ रही है, जो रेडिएशंस आ रही है, जो एक प्रकार से रेज आ रही है, किरणें आ रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपन उसको रेज बोल सकते हैं। ठीक है, वो डिफ्लेक्टेड नहीं होती, वो अपने प्रॉपर डायरेक्शन में सीधे सीधे आती है। ये नहीं कि कहीं पर अधिक जा रही है कहीं पर कम आ रही है, नहीं, ये चीज नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर आ रही है। स्पेस के अंदर एयर मौजूद भी है, नहीं भी है, फिर भी वो सीधी अपनी डायरेक्शन में आ रही है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे आपकी एक प्रकार से एक्सरेज हो जाएगी, वो भी डिफ्लेक्टेड नहीं होती, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसके अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सनलाइट हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई एंड गामा रेज हो गई, व्हिच इज कंटेन ए ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, जो कि क्या है, अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर ही डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनके मेन जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस होता है उनके किनके अंदर, मेन डिफरेंस होता है उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर। अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, रेडिएशंस होती है। देखिए एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू एग्जैक्टली द सेम नेचर एज लाइट बट ऑफ ए वेरी मच शॉर्टर वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू द classically theory, electromagnetic radiation can be considered as a wave motion, and according to the quantum theory, the electromagnetic radiation can also be considered as a particle called photon। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो एक्सरेज होती है वो एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे सनलाइट हो गई, जैसे जो नॉर्मल लाइट हो गई, वैसे ही सेम एज द नेचर एज लाइट। लाइट के नेचर की ये आपकी क्या होती है, एक्सरेज होती है। अब डिफरेंस क्या है, लाइट और एक्सरे में मेन डिफरेंस क्या है, देखिए बट ऑफ वेरी मच शॉर्टर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है एक्सरेज की, शॉर्टर होती है। एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है, यानी कि ये कम डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर पाती है। अब देखिए एक चीज यहां पर मैं बता देता हूं आपको, एक चीज यहां देख लीजिए आप, वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होती है। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, अपोजिट होती है, यानी कि जिसकी जितनी अधिक वेवलेंथ होगी, जिसकी जितनी अधिक वेवलेंथ होगी उसकी उतनी ही कम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सेम एज लाइट, जैसा कि एक्सरे जो आपकी सनलाइट है उसी के सेम इसकी क्या है, नेचर है। बट इसकी क्या है, वेवलेंथ शॉर्टर है, ट्रेवल क्या करती है, कम दूरी तक कर पाती है। सन से आने वाली लाइट तो क्या है, काफी स्पेस से काफी दूर तक यहां तक ट्रेवल करते हुए आ रही है, उसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, लेकिन एक्सरेज क्या है, एक्सरेज की वेवलेंथ कम है, ये कम दूरी तक ही क्या कर पाती है, ट्रेवल कर पाती है। ठीक
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए वेव मोशन। और जो ये रेडिएशन होती है एक्सरेज किस मोशन में चलती है, वेव फॉर्म में। इस प्रकार से क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कंसीडर्ड एज द पार्टिकल ऑफ फोटॉन्स। अब देखिए जो रेडिएशन के अंदर होती है वो होती है फोटॉन्स के रूप में। किसके रूप में होती है, फोटोन के रूप में होती है। कैसे, जो एक्सरेज आती है, ये जो एक्सरेज जा रही है ये पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जिनको बोला जाता है फोटॉन्स। जिनको क्या बोला जाता है, फोटॉन्स। या एक प्रकार से अपन इनको बोल सकते हैं पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में क्या करती है, ये वेव फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है। वेव फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है, शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। यदि अगर इनकी वेवलेंथ शॉर्टर है तो अभी मैंने बताया था कि जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे नॉर्मल जो लाइट है वो नॉर्मल लाइट इस दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी एनर्जी कम है। जबकि ट्रेवल क्या कर पाएगी, अधिक दूरी कर पाएगी। जैसे लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट अपन अधिक दूरी तक उसको भेज सकते हैं। रेड लाइट होती है बच्चों के खेलने की, ठीक है, उसको एक बार टच करते ही क्या करोगे, वो काफी दूर तक ट्रेवल कर जाती है। उसकी वेवलेंथ क्या है, अधिक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। यदि उस लाइट के आगे आप हाथ भी लगा दोगे तो हाथ को पार करके आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी को अपन एनर्जी से देख सकते हैं। वहीं अगर अपन बात करें एक्सरेज की, तो एक्सरेज को अगर खुले में एक्सपोज किया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी दूर तक ट्रेवल कर लेंगी, ठीक है, थोड़ी दूर तक वो ट्रेवल कर लेगी। ये नहीं कि 1 किलोमीटर तक चल गई, या ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, या 100 मीटर तक चली गई, ऐसा भी नहीं होता। इतनी दूरी भी नहीं होती एक्सरेज की, ठीक है। तो एक्सरेज क्या करते हैं, शॉर्टर दूरी तक ट्रेवल कर पाते हैं। लेकिन यदि मैं हाथ में यहीं से अगर एक्सरेज का एक्सपोजर हो रहा है और यहीं बीच में हाथ लगा दिया जाए तो एक्सरेज क्या करेगी, इस हाथ को भी पेनिट्रेट करके आगे तक चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। वेवलेंथ भले ही कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, अधिक है। फ्रीक्वेंसी अधिक का मतलब ये हो गया कि उसकी एक प्रकार से एनर्जी अधिक है, तभी जाकर वो एक किसी भी इनफ थिकर मटेरियल को भी पेनिट्रेट करके आगे निकल पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस समझ में आया कि जो अधिक दूरी तक जा पा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन जो कम दूरी तक जा पा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरेज, जो कम दूरी तक जा पा रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अधिक है, उनकी एनर्जी क्या है, अधिक है। तो इस प्रकार से अपन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बताया जाता है कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर है वो किस किस प्रकार से है। देखिए, इट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अंदर सभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बताई गई है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड द रेंज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। इसके अंदर क्या क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ भी इंक्लूड है। शॉर्टर वेवलेंथ में क्या आ गया आपकी एक्स-रेज, गामा रेज आ गई। टू द लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, अधिक दूरी तक ट्रेवल करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी, जिसके अंदर कौन कौन सी आ गई, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स आ गई। रेडियो वेव्स होती है काफी दूर से रेडिएशन की वेव्स आ रही है, ठीक है, ट्रेवल करते हुए आ रही है, काफी दूर तक जा पा रही है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी के लिए कम हार्मफुल इफेक्ट कोज करती है, ठीक है। होती है ना, टावर्स जो लगे रहते हैं वो रेडियो वेव्स ही ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्स-रेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक्स-रे है वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.01 टू 10 नैनोमीटर बिटवीन अल्ट्रावायलेट लाइट एंड गामा रेज, ठीक है। जो आपकी एक प्रकार से एक्स-रेज की जो वेवलेंथ होती है, एक्स-रे की वेवलेंथ काफी शॉर्टर होती है। वो कितनी होती है, 0.01 से 10 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ होती है। जो किससे कम होती है, ये कम होती है आपके ये किसके बीच की होती है, ये होती है यूवी रेज। यूवी रेज की क्या रहेगी, इसकी इससे अधिक रहेगी। एंड गामा रेज की क्या रहेगी, इससे कम रहेगी। इसके बीच की क्या रहती है, इसकी रेंज रहती है एक्स-रेज, ठीक है। देखिए, द इमेज डिस्प्ले द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
अरेंज बाय वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी रेंज बताई गई है, कौन कौन सी रेंज से कहाँ कहाँ पर ये सिचुएटेड रहते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेड किया गया है। देख लीजिए एक बार फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, अधिक दूरी तक ट्रेवल कर पाती है। माइक्रोवेव रेडियो वेव से थोड़ी शॉर्टर होती है। इंफ्रारेड की माइक्रोवेव से थोड़ी सी और शॉर्टर वेवलेंथ होती है। इसके बीच में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में आ जाती है आपकी विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट आ जाती है जो दृश्यमान आपकी रेडिएशन होगी। यदि अगर किसी की अगर कम वेवलेंथ है तब भी आप उसको रेडिएशन को या फिर जो भी रेज है उनको देख नहीं पाओगे, और एक अगर अधिक भी वेवलेंथ है तो उसको भी अपन देख नहीं पाते। ठीक है, रेडियो वेव को देख पाते हैं नहीं, काफी दूरी तक ट्रेवल कर पाती है, 100 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करती है, तो इसको अपन देख पाते हैं नहीं देख पाते। ठीक है, माइक्रोवेव की अपन नहीं देख पाते। इंफ्रारेड जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उनको भी अपन देख नहीं पाते। लेकिन इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है उनके बीच में अपन क्या कर सकते हैं, रेंज को देख सकते हैं। देखिए कौन कौन सी होती है विजिबल लाइट, इसको अपन बोला जाता है विबज्योर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको विबज्योर के रूप से देखा जा सकता है। विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है बताया जाता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट हो गई जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10⁻⁸, एक्सरेज की 10⁻⁻10 एंड गामा रेज की सबसे कम। ठीक है, तो एक्सरेज को किसके बीच में रखा गया है, यूवी रेज एंड गामा रेज के बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है, डायग्राम आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एक्सरेज की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी एक प्रकार से प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कौन कौन सी उनकी एक प्रकार से कार्य करने की क्षमता होती है, किस प्रकार से वो कहीं पर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी दूर तक ये ट्रेवल 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय मैटर। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर द्वारा एब्जॉर्ब हो सकती है, तो किसी मटेरियल से अपन इसको इमिट भी करवा सकते हैं। कैसे, देखिए फिलामेंट होता है, एक्स-रे ट्यूब के अंदर आप पढ़ोगे, जो नेक्स्ट क्लासेस होगी एक्स-रे ट्यूब जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही हिट करेंगे किससे, टारगेट से, टंगस्टन का बना रहता है ये, एक्स-रे ट्यूब के अंदर आप पढ़ोगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे टारगेट से तो यहां से प्रोड्यूस होंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्स-रेज। तो इस प्रकार से अपन इसको किसी भी मटेरियल द्वारा क्या करवा सकते हैं, इमिट करवा सकते हैं। और जो ये एक्स-रेज जो इमिट हुए हैं ये हाई एनर्जी की एक्स-रेज होती है जो किसी भी मटेरियल द्वारा क्या कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब भी होती है, ट्रांसफर भी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से दे डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम टू पास, दे कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम आल्सो। और जो रेडिएशन होती है इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है कि ये सिर्फ एयर के अंदर ही फ्लो करे या विदाउट एयर ये फ्लो नहीं करेंगे, नहीं। यहाँ पर जो एक्स-रेज होती है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो किसी भी माध्यम के बिना या माध्यम से ट्रेवल कर सकती है। कैसे, एक्स-रे जो ट्यूब होती है, एक्स-रे जो ट्यूब होती है, एक्स-रे ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है। देखिए इस प्रकार से एक्स-रे ट्यूब की कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से रहेगी आपके। ठीक है, एक्स-रे ट्यूब के अंदर फिलामेंट, फोकसिंग कप एंड आपका एनोड रहेगा। ये यहां पर रहता है वैक्यूम, वैक्यूम रहता है। ठीक है, वैक्यूम जो रहता है यहां पर एक्स-रे जैसे प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स-रे आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, नहीं, यहां पर भी ट्रेवल करती है और एक्स-रे ट्यूब से बाहर निकलने के बाद भी ये ट्रेवल करती है। दोनों ही जगह पर इसकी एक प्रकार से ट्रेवल कर सकती है। ये किसी मीडियम से पास भी हो सकती है। ठीक है, इट ट्रेवल इन वेव मोशन, और ये ट्रेवल किस प्रकार से करती है, वेव मोशन में, इस प्रकार से रेडिएशन मोशन करती है। ठीक है, इट मूव्स थ्रू स्पेस एज स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। ठीक है,
मैंने बताया था कि जो ये एक्सरेज जो होती है वो किसके रूप में चलती है, ये चलती है वेव के रूप में, वेव फॉर्म में। एक तो इस प्रकार से चलेगी वेव फॉर्म में, और जब ये ट्रेवल करती है तो ये करती है आपके फोटॉन्स के रूप में। फोटॉन्स के रूप में क्या करती है, ट्रेवल करती है। और फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करेगी, ये ट्रेवल करेगी। Their frequency do not change as they pass from a medium to another. However, their speed and wavelength may change. देखिए, जब ये किसी माध्यम से गुजरती है तो इसकी एनर्जी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एनर्जी को अपन देख सकते हैं, ये किसी प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यदि चेंजेस आएगा तो ओनली इसकी वेवलेंथ के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये जो जितनी दूरी तक ट्रेवल कर पाएगी, यदि अगर बीच में कोई माध्यम लगा दिया जाए तो वो उतनी दूरी तक फिर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, पार करने के बाद भी सेम ही रहेगी। स्पीड भले ही उसकी कम हो जाए, वेवलेंथ भले ही उसकी कम हो जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वहां पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईच वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी, और इसकी प्रत्येक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, इसकी एनर्जी से रिलेटेड होती है। मैंने बताया था एनर्जी से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ क्या होती है, इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट एंड थ्रो इट इन ए वेव। देखिए, ये वेव है इसकी। वेवलेंथ क्या चीज होती है, वो चीज के बारे में बता रहा हूं। देखिए, वेवलेंथ के बारे में बताया गया है। जो वेवलेंथ है ये पूरी, ये जो एक क्रिस्ट हो गया, देखिए टू कंसेक्यूटिव पीक्स, या तो इसकी पीक ले लो आप, ये पीक ले लो। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो एक लेंथ है, इन दोनों के बीच की जैसे ट्रेवल कर रही है, मैंने बताया था किस रूप में करती है, वेव के फॉर्म में करती है। जो ये एक फ्लो होगा पूरा, एक प्रकार से कंप्लीटली जो साइकिल होगी, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। ये दो क्रिस्ट, इनके बीच का जो ये ट्रफ है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपके एक प्रकार से वेवलेंथ कहलाएगी। और इसको किसके रूप में मेजर किया जाता है, मीटर के रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ समझ में आई। देखिए, जैसे आपकी रेडिएशन जो फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है एक वेव के रूप में। अब वेव क्या होती है, इस प्रकार से ट्रेवल करती है। वेव तो यही होगी, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई। वेव क्या होगी, एक लहर होगी। ठीक है, जो ऊपर उठकर वापस नीचे गिर के जो वापस ऊपर उठी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर है, ऊपर उठ के वापस क्या करेगी, एक प्रकार से दोबारा जो ऊपर उठेगी। तो इसके बीच की जो एक प्रकार से डिस्टेंस है, वो कहलाएगी आपकी वेव लेंथ कहलाएगी। ठीक है, ये एक साइकिल जो कंप्लीट होगी, पूरी साइकिल, इसको कहलाते हैं अपन वेव लेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट मींस द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट पर सेकंड। ठीक है, यदि किसी पर सेकंड के अंदर जितनी वेव एक सेकंड के अंदर पास कर रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे वेव के अंदर वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया अपन ने। वेवलेंथ क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, ये देखिए, ये दोनों पिक्स के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी आपकी वेवलेंथ। ये क्या कहलाती है, आपकी वेव लेंथ कहलाती है। ठीक है, अब ये एक वेव, ठीक है, या टोटल एक सेकंड में, ये मान लीजिए ये जो एक वेव बनी है, ये बनी है आपकी 0.01 सेकंड के अंदर। अब एक सेकंड में कितनी वेव्स, एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करेगी। तो मान लीजिए यहां पर ऐसे, इस प्रकार से 100 वेव्स एक सेकंड के अंदर ट्रेवल करेगी। तो ये कहलाती है इसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, या इसको क्या कर देंगे, इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ये तो हो गई एक्सरेज की बात, अगर अपन उदाहरण के लिए ले रहे हैं। और दूसरी हो जाएगी आपकी नॉर्मल लाइट की। तो नॉर्मल लाइट के अंदर वेवलेंथ कितनी होती है, एक सेकंड के अंदर, इसी प्रकार से हो जाएगी, मान लीजिए ये 2। ठीक है, तो इस प्रकार से वेवलेंथ को अपन डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नॉर्मल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, और जो आपके एक प्रकार से वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। और उसी प्रकार से अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अधिक होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एक सेकंड में कितने वेव्स वहां से निकल रही है। ठीक है,
इट इज मेजर इन हर्ट्ज। इसको मेजर किसमें किया जाता है? हर्ट्ज के अंदर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स द पीरियड ऑफ द टाइम टेक बाय ए वेव टू कंप्लीट और वेवलेंथ। ठीक है, या दूसरे अपन बोल सकते हैं कि एक वेवलेंथ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट नहीं बोल सकते, इसको बोल देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिसकी वेवलेंथ अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? अधिक होगी। ये देखिए इस प्रकार से इसका रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये अपन इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर क्या ले सकते हैं? रिलेशन देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है यहाँ पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और वेवलेंथ क्या हो रही है? घट रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स की, कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जो आपके रेडिएशन फिजिक्स, बेसिक रेडिएशन फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स की बात करेंगे। बेसिक फिजिक्स की आपकी क्लास कंप्लीट होगी। धन्यवाद।